दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में एसआईआर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। संसद में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार सवाल का जवाब देने से भाग रही है और इस समय खबर ये मिल रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जब संसद में एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो रही है, चर्चा होने की डिमांड की जा रही है, तो उसी बीच अचानक ज्ञानेश कुमार जी विदेश निकल जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि ज्ञानेश गुप्ता विदेश जा चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एसआईआर के बदले सरकार ने उनको बहुत बड़े इनाम से नवाजा है। ज्ञानेश गुप्ता ऐसे समय में विदेश गए हैं जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस समय एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो रही है। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाला है। इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर के मुद्दे पर एक हलफनामा दिया है। उस हलफनामे में क्या कहा है दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर इस समय पूरे देश भर में चल क्या रहा है दोस्तों, इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इस समय देश में जिस तरीके से बीएलओज की जान जा रही है, बीएलओ जिस तनाव से गुजर रहे हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, मात्र 1 हफ्ते के लिए, जबकि ये प्रक्रिया 3 महीने तक बढ़ाई जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मात्र 1 हफ्ते तक ही एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ाई सभी 12 राज्यों में। कायदे से तो चुनाव आयोग को यह करना चाहिए था कि यूपी के लिए अलग अवधि रखनी चाहिए थी, पश्चिम बंगाल के लिए अलग, केरला के लिए अलग, मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए अलग अलग, क्योंकि इनकी डेमोग्राफी अलग अलग है। एसआईआर प्रक्रिया की अवधि चुनाव आयोग ने भले ही बढ़ा दी हो, लेकिन इससे जो बीएलओ हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बीएलओज ने डिमांड कर दी है कि जो एसआईआर की अवधि है करीब करीब 2 से 3 महीने बढ़ाई जाए, तभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। वहीं खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर तमाम बीएलओज ने, सैकड़ों की संख्या में बीएलओज ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने बड़ा आंदोलन किया, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की और साफ तौर से कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने बीएलओ की डिमांड नहीं मानी है। इसीलिए अब विपक्ष के तमाम नेता बीएलओज के समर्थन में आ चुके हैं, खास तौर से विपक्ष के तमाम नेता, क्योंकि सत्ताधारी दल का कोई भी नेता बीएलओ के समर्थन में नहीं बोल रहा है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने भी बीएलओज की मौत पर सहानुभूति नहीं जताई है। इसीलिए एसआईआर मुद्दे की लड़ाई अब कोर्ट तक जा पहुंची है। एसआईआर के मुद्दे पर इस समय 12-13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि एसआईआर की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई जाए। एक याचिका ये भी कहती है कि एसआईआर को वापस ले लिया जाए। तो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं हैं। एक वो याचिका जिसमें कहा गया है कि जो अवधि है एसआईआर प्रक्रिया की उसे बढ़ाया जाए, दूसरी याचिका है एसआईआर को रद्द कर दिया जाए। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर एक हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था चुनाव आयोग से कि आपको 1 दिसंबर 2 दिसंबर तक जवाब देना होगा, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है कि एसआईआर क्यों जरूरी है। दोस्तों, विपक्ष एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन का काम हो रहा है। जो वोटर्स हैं उनके नाम डिलीट हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का तर्क यही है कि एसआईआर में नाम कम जोड़े जा रहे हैं और डिलीशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए एसआईआर की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि 2003 की वोटर लिस्ट, क्योंकि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है बहुत जटिल है और इसलिए भी इसका विरोध हो रहा है। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि एसआईआर क्यों जरूरी है, तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक हलफनामा ही दाखिल कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है,
जिसमें 99.77% मतदाताओं को फॉर्म दिए गए और 70.14% वापस प्राप्त हुए हैं। वृद्ध, दिव्यांग और संवेदनशील मतदाताओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। यानी चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एसआईआर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का एक पक्ष अपने हलफनामे में दिखाया, जबकि एसआईआर का जो दूसरा पहलू है उस पर चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कोई भी रोशनी डालने की जरूरत नहीं उठाई। दूसरा पहलू यह है कि जो बीएलओज लगे हैं एसआईआर प्रक्रिया में, उनकी मौत क्यों हो रही है, आखिर उन पर इतना बोझ कैसे अचानक आ गया, उन पर दबाव तनाव क्यों इतना ज्यादा आ गया, और एसआईआर प्रक्रिया की अवधि इतनी जरूरत क्या थी, इतनी हड़बड़ाहट में एसआईआर क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब विपक्ष ने जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ देख रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत एसआईआर के मुद्दे पर कुछ बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत की समय परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये इनका पहला बड़ा केस है और इसी फैसले के बाद ये तय हो जाएगा कि जो हमारे सीजेआई हैं वो कितने लोकतांत्रिक हैं, उनके फैसले जनता के हित में होते हैं या फिर सरकार के हित में होते हैं। ये देश की जनता देखेगी फैसला आने के बाद। अब फैसला कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उसी दौरान ज्ञानेश कुमार जी विदेश चले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया है। मिस्टर ज्ञानेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 3 दिसंबर को वो स्वीडन में ये जो कुर्सी है अध्यक्षता की उसे संभालेंगे। और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के 30 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त विदेश में जाकर 30 से 35 डेमोक्रेटिक देशों के साथ निष्पक्ष चुनाव पर चर्चा करेगा। दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपको ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इस समय फूले नहीं समा रहे, कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के बदले इन्हें ये इनाम मिला है, इन्हें ये सम्मान मिला है। सुनिए कितने खुश नजर आ रहे हैं ज्ञानेश कुमार। The world recognizes successful conduct of free, fair and transparent elections in India, and therefore, for the first time in its history of 30 years, the prestigious group of 37 democratic countries of the world have invited India to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA. This is a moment of immense pride for all the citizens of India and for all the election officials. ज्ञानेश गुप्ता जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, भारतीय चुनाव व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि स्वीडन में जिन देशों के साथ जिस IDEA की वो अध्यक्षता करने जा रहे हैं, वहां पर ज्यादातर देश ऐसे आ रहे हैं जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में अभी भी धड़ल्ले से ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे कि भाई ईवीएम से फ्री फेयर इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि दावा तो चुनाव आयोग का यही है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहा है, इसीलिए उसे ये मौका मिला है, विदेश जाने का मौका मिला है, इतने बड़े पद पर बैठने का मौका मिला है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जब वहां बड़े बड़े देश पहुंचेंगे और कहेंगे ये बताओ भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा? तो क्या उत्तर देंगे? तो इस सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्या देंगे,
हमारी नजर भी दोस्तों उस पर बनी रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर इस समय कितना निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कितने निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हैं आपकी नजर में? जिस तरीके से अभी चुनाव आयुक्त काम कर रहा है, आपके चुनाव आयोग से कितने संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।